हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो 8 पॉइंट्स हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम 9th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और इवेंट्स यहाँ पे हमारे पास ए, बी और सी हैं, तो हमने फाइंड करना हो प्रोबेबिलिटी किसकी, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स आउट ऑफ ए, बी, सी विल अकर। ठीक है, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 2 इवेंट्स की, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करके हम समझ लेते हैं कि पूछा क्या है। एग्जैक्टली 2 आने चाहिए इसमें, ठीक है, फिर इसको हम लिखते हैं। तो इसमें जो केसेस बनेंगे वो 3 केसेस हमारे पास आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए, बी और सी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया, ये बी और ये सी। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी जो हैं वो आएंगे और सी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 इवेंट्स हमें चाहिए हैं। तो ए और बी में जो पोर्शन कॉमन है वो ये वाला, तो इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या आ सकता है, यहाँ पे ए, बी और सी हमने जैसे ही ड्रॉ किया तो यहाँ पे हम अपना केस ले लेंगे कि बी और सी अगर आए और ए ना आए, तो बी और सी का कॉमन पार्ट ले लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया जो मैंने शेड किया। ठीक है, या फिर थर्ड केस क्या बन सकता है, ए, बी और सी में से। ठीक है, यहाँ पे ए, बी, सी अगर लिया तो मान लेते हैं कि सी और ए दोनों आएंगे और बी नहीं आएगा, तो सी और ए में जो कॉमन है वो वाला मैंने शेड कर दिया। तो ये जो पत्तियां पत्तियां सी बन रही हैं ये हमारी आ जाएंगी एग्जैक्टली 2 इवेंट्स में। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ये बीच वाला पार्ट भी आ जाएगा, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फर्स्ट केस से आ गया। ठीक है, इसी तरह से प्लस दूसरे केस से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड केस जो बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लेंगे इसमें, सी इंटरसेक्शन ए, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया पहले, ये वाला, ये और ये इनको इकट्ठा लिख लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और ये जो टर्म है ये 3 टाइम्स है, तो इसको 3 टाइम्स माइनस कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एग्जैक्टली 2 इवेंट्स जब हमारे पास अक्कर होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 3। और ये जो ऊपर हमने वेन डायग्राम बनाया है, इसका जो अगर कंबाइंड फॉर्म हम देखें तो कैसा बनेगा, देखो इन तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ऐसे अगर हम ड्रॉ करें ए बी सी,
A, B और ये C, है ना। तो क्या बनेगा, ये पत्तियां पत्तियां सी यहाँ बनाएंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन और थर्ड वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ये कंबाइंड पोर्शन है वो बन जाएगा हमारे पास। ये हमने डायग्राम में, एक कंबाइंड डायग्राम में शो कर दिया, ठीक है। ये इन तीनों का मिलके आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका डायग्राम बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम अपना डिस्कस कर लेते हैं, 10th पॉइंट। इसमें अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 इवेंट्स अकर, अगर एग्जैक्टली वन की पूछी जाए तो वो क्या होगी, ठीक है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, या तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की आनी चाहिए, लेकिन उसमें से क्या नहीं आना चाहिए, जो ए और बी में कॉमन होगा, इंटरसेक्शन, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको इस तरह से हमने लिख दिया। इसी तरह से आगे वालों को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लेंगे सबसे पहले, और क्या नहीं आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में से क्या नहीं आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें ऐड होगी, क्या ऐड होगा, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि जब हमने ये लिखा ना तो ये 3 टाइम्स जो है वो माइनस हो गया, ठीक है, बीच वाला पोर्शन जो होता है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। और जो फाइनल हमारा रिजल्ट आता है, इसको सॉल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 times probability of A intersection B minus 2 times probability of B intersection C minus 2 times probability of C intersection A plus 3 times probability of A intersection B intersection C, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने किया कि एग्जैक्टली इसमें 1 इवेंट आना चाहिए आउट ऑफ 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट से लेके थर्ड स्टेप तक हम सॉल्व ना भी करें तो हमने क्या करना है कि ये वाला जो है वो डायरेक्ट हम लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझा देती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 पूछा है ना इसमें, तो ए बी सी ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए बी और ये सी, ठीक है। तो हमसे ये वाला पोर्शन पूछा है, एग्जैक्टली 1 आना चाहिए, ये जो मैं शेड कर रही हूँ, या फिर ये, या फिर ये। और जो हमने माइनस किया है ना, जो मतलब माइनस हो चुका था और बाद में हमें प्लस करना पड़ा है, वो पोर्शन हमारा ये वाला होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम यहाँ से माइनस करते हैं तो ये 3 टाइम्स माइनस हो जाता है, इसलिए 3 टाइम्स इसको हमने प्लस करना होता है, ठीक है। इसके बाद इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, let x and y be 2 events
हमने अपने 2 इवेंट्स ले लिए x एंड y। एक सेकेंड। और 2 इवेंट्स जब हमने लिए तो इस तरह से लिए सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y हमारे पास है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 2/5। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y 3/14, बी ऑप्शन probability of x complement given y is equal to 1/2, the option probability of x intersection y 1/5 और डी ऑप्शन है हमारे पास probability of x union y is equal to 2/5। तो इन ऑप्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 1 by 1 इनको चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम पॉइंट पे आएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमारे पास 1/2 गिवन है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x है 2/5। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2/5। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y और यहाँ पे 1/3 है इज इक्वल टू 2/5। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2/5 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 2/15। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y हमारे पास 2/15 आ गया, तो सी ऑप्शन हमारा कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 1/3, ये हमने कर दी 1/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y की वैल्यू हमारे पास 4/15 है। ठीक है, यहाँ पे 4/15 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने निकाली 2/15। तो इसको जैसे हम करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। 15 डिवाइड्स 5 प्लस 4 माइनस 2 7/15। तो डी ऑप्शन चेक करते हैं 7/15, ये हो गया हमारा रॉन्ग। ठीक है, ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ y की वैल्यू है ना, ये कहाँ से आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ से देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आई हमारे पास x इंटरसेक्शन y की वैल्यू। ठीक है, ये है हमारे पास 2/15। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, तो यहाँ पे लिख दिया 2/15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/15 इंटू 2/1 विच इज इक्वल टू 4/15। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर इसको भी हम चेक करना चाहें, देखो मान लेते हैं कि हमने डी ऑप्शन को चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट गिवन y किसके इक्वल है। ठीक है, अगर हमने ये चेक करना है कि वो 1/2 के इक्वल
आता है या नहीं। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y, लिख सकते हैं इसको ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं कि 1/2 हमें पता नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटरसेक्शन x, ठीक है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि वैल्यूज हमें पता है ना, दिस इम्प्लाइज 4/15 माइनस 2/15 ओवर 4/15। तो ये जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे आ गया 2/15 ओवर 4/15 है, तो इसको 15/4 लिख देंगे, तो ये कैंसिल आउट होके 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, और ये जो है इसका क्या मतलब होता है, ये जो हमने लिखा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y को हमने लिखा है ऐसे करके, ये जो हमने लिखा, तो इसका क्या मतलब होता है कि y का वो हिस्सा जो x का नहीं है। ठीक है, y में से x इंटरसेक्शन y को निकाल दो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि y का वो हिस्सा जो x का नहीं है, y का वो हिस्सा जो x का नहीं है, और इसको हम बोलते हैं कि y में से y इंटरसेक्शन x को निकाल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से वेन डायग्राम बनाती हूँ। वेन डायग्राम में अगर x और y हमने लिए हैं, ये x है और ये y है, तो मैंने बोला y का हिस्सा जो x का नहीं है, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, या फिर y में से किसको निकाल दो, x इंटरसेक्शन y को निकाल दो, मतलब इस वाले पोर्शन को निकाल दो, बस एक ही बात है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अपना लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लीप ईयर या फिर नॉन लीप ईयर वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 365 डेज होंगे। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। इसको कैसे किया है कि 365 को हमने 7 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 7 5 ज़ा 35, 15 बचा, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर, तो ये 52 वीक्स हो गए और 1 एक्स्ट्रा डे हो गया। अगर हमारे पास कोई ईयर जो है वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होता है कि 366 हमारे डेज होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि 52 वीक्स होंगे प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। ठीक है, तो बस अभी तक हमें इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें समझना है कि 365 डेज नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में 366 डेज। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नॉन लीप ईयर में 53 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि जो हमारा ईयर है वो नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर के केस में क्या होता है, 365 डेज होंगे। 365 डेज मतलब 52 वीक्स होंगे प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होगा। ठीक है, तो हमने देखो 52 वीक्स में तो 52 संडेज आ ही जाएंगे। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है वो संडे है या नहीं है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे, दैट एक्स्ट्रा डे इज संडे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है,
टोटल कितने डेज होंगे 7 और फेवरेबल कितने हैं 1, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास ये जो है वो नॉन लीप ईयर की जगह लीप ईयर होता तो क्या केस बनता? देखो, अगर ये हमारे पास लीप ईयर होता तो 366 डेज हो जाते। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ लीप ईयर, ये फर्स्ट केस आ गया और ये सेकंड केस आ गया। अगर लीप ईयर हो गया तो इसमें 366 डेज होंगे। ठीक है, जिसका मतलब है कि 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। अब इन 2 एक्स्ट्रा डेज की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें क्या होगा, जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें देखो, इसमें क्या था, इसमें 7 कौन से डेज थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये सैंपल स्पेस था। अब यहाँ पे 2 डेज है ना, तो संडे मंडे कॉन्जिक्यूटिव ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि संडे ट्यूसडे ले लिया, वेडनेसडे फ्राइडे ले लिया, कॉन्जिक्यूटिव डेज ही होंगे, 2 जो होंगे। संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, इस तरह से ये सैंपल स्पेस हमारा बन जाएगा क्योंकि 2 डेज है ना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं उसमें क्या हो, संडे हो। तो एक ये वाला केस आ जाएगा और एक ये वाला केस आ जाएगा, संडे वाला। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन गई, टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल यहाँ पे हमारे पास 7 ही हैं। ठीक है, और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टोटल तो यहाँ पे भी हमारे पास 7 ही है। सेवन और ऊपर आएगा 2। ठीक है, तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में हमने 53 संडेज वाला कॉन्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, क्वेश्चन लिखिए, प्रोबेबिलिटी दैट a leap year selected at random contains either 53 Sundays or 53 Mondays। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा कौन सा केस है, लीप ईयर वाला ही केस है। लीप ईयर लिखा हमने, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, जिसका क्या मतलब है कि 52 वीक्स होंगे प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे इसमें। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर हम ए अपना इवेंट मान लेते हैं और एक बी इवेंट मान लेते हैं, ए में हमने ले लिया कि 53 संडेज हों और बी में हमने मान लिया कि 53 मंडेज। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि पूछा है ना 53 संडेज और 53 मंडेज। ठीक है, तो ये हमने अपना फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि बोथ। ठीक है ना, बोथ आने चाहिए कि संडे मंडे इकट्ठा आए, बोथ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी कि 53 संडेज हो, 2/7 अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए, इसका भी 2/7 और इसका होगा हमारा 1/7। ठीक है, क्योंकि इसमें बोथ पूछा है तो संडे मंडे इकट्ठा आना चाहिए, वो एक ही टाइम पे आएगा।
तो ये आ जाएगा हमारा 3/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/7। ठीक है। अब नेक्स्ट हम अलग टाइप का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है दैट 13th डे ऑफ अ randomly chosen month is a Friday। ये फाइंड करना है हमने कि 13th डे ऑफ रैंडमली चूजन मंथ क्या हो, फ्राइडे हो, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या होता है, दो चीजें हम लेके चलते हैं। एक, सबसे पहले हमने मंथ भी चूज करना है। ठीक है, तो मंथ चूज करना है, तो मंथ के लिए 1 मंथ आउट ऑफ 12 चूज करना है, और उसके बाद हमने डे चूज करना है, तो 1/7। तो इसका आंसर हमारा हमेशा ही 1/84 आता है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे अगर हमने फाइंड करना है सेकंड डे ऑफ रैंडमली चूजन मंथ इज ट्यूसडे, तो इसका आंसर भी हमारा सेम ही आएगा। सबसे पहले मंथ को चूज करना पड़ेगा और उसके बाद डे को चूज करना पड़ेगा, तो वो भी 1/84 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास मंथ ऑलरेडी गिवन है, तो उस केस में कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड डे ऑफ दिसंबर इज मंडे। तो इसको कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या होता है कि ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो मंथ है वो दिसंबर है, तो मंथ को चूज करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ हम डे ही चूज करेंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली 1/7। इसमें मंथ हमें ऑलरेडी गिवन, तो मंथ को हमने चूज नहीं करना। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए वो भी समझ में आ गए होंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाय एवरीवन।